हे देयर, हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस और उससे रिलेटेड सारे रूल्स। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैंने ढूंढ ढूंढ के सारे रूल्स निकाले हुए हैं कि कैसे हम इजीली एक सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली है क्या? ट्रांसफॉर्मेशन यानी सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जैसे कि सेंटेंस सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कई बार कंपाउंड भी हो जाता है, तो उसे कहते हैं चेंज इन स्ट्रक्चर। कई बार मूड चेंज होता है, जैसे हमारा मूड चेंज होता है, पॉजिटिव रहता है, कई बार नेगेटिव रहता है, वैसे सेंटेंस का भी मूड चेंज होता है। कभी कभी हम क्वेश्चंस पूछते हैं यानी इंटरोगेटिव, जिज्ञासा। कभी कभी हम कुछ फैक्ट शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं यानी डिक्लेरेटिव। लेकिन सेंटेंस का मीनिंग और टेंस चेंज नहीं होगा। जब भी हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे उसका मीनिंग जो है वो सेम रहना चाहिए और टेंस भी चेंज नहीं होना चाहिए। यही है बेसिक फंडा ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव टू नेगेटिव। रूल नंबर 1 है यूज ऑफ ऑपोजिट वर्ड्स। ऑपोजिट वर्ड्स का यूज किया जाता है एक सेंटेंस को पॉजिटिव से नेगेटिव करने के लिए। They like him। अच्छा, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव सेंटेंसेस होते क्या है, जिनमें नो, नॉट, नेवर, डोंट, नो वन, नोबडी, नोवेयर, मतलब नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, उन्हें नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। They like him, इसका नेगेटिव क्या होगा? कुछ लोग कहेंगे they don't like him। नहीं, ये तो गलत है क्योंकि मीनिंग सेम रहना चाहिए। दे लाइक हिम मतलब वो उन्हें पसंद करते हैं, दे डोंट लाइक हिम मतलब वो उसे पसंद नहीं करते हैं। मीनिंग चेंज हो जाएगा तो वो गलत है, इसीलिए ऑपोजिट वर्ड आता है यहाँ पे। दे लाइक हिम, दे डू नॉट लाइक का ऑपोजिट क्या होता है? डिसलाइक। दे डू नॉट डिसलाइक हिम। आई एम डाउटफुल, सेम पैटर्न फॉलो होगा। आई एम डाउटफुल का ऑपोजिट क्या होता है बताओ? डाउटफुल का पहले तो यहां नॉट लग जाएगा, नॉट लगना जरूरी है। आई एम नॉट श्योर, डाउटफुल का ऑपोजिट है श्योर। मैं डाउटफुल हूं, मैं श्योर नहीं हूं, दोनों सेम है लेकिन एक सेंटेंस पॉजिटिव एक है नेगेटिव। शी इज ब्यूटिफुल, शी इज, ये तो बहुत ही आसान है, इजीली कर लोगे आप लोग। शी इज नॉट, पैटर्न सबका सेम रहेगा। दे डू नॉट, आई एम नॉट, शी इज नॉट। ब्यूटिफुल का ऑपोजिट होता है अगली, शी इज नॉट अगली। ही वॉज प्रेजेंट, ही वॉज नॉट एब्सेंट। आई होप ये इजीली आपको समझ में आ गया होगा पहला वाला रूल। अच्छा, अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस बताऊं उसको पॉजिटिव करना है तो कैसे करेंगे? जैसे कि अगर मैं कहूं कि दे हैव नॉट won the match, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करना है? नॉट को हटाना है और इसका ऑपोजिट लिखना है। won का ऑपोजिट क्या होता है? लॉस्ट। they have not won the match, they have lost the match। रूल 2 बताता है कि जहां हम ऑपोजिट वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं, मतलब ऑपोजिट ढूंढना मुश्किल है, वैसे सेंटेंस में हम डू नॉट या डज नॉट फेल टू यूज करते हैं सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए। जैसे ही प्लेज क्रिकेट, टेंस को सेम रखना है। ही प्लेज क्रिकेट, ही डज नॉट फेल टू प्ले क्रिकेट। ये बन गया नेगेटिव, मीनिंग रह गया सेम, टेंस भी सेम है। यू सरप्राइज मी, यू के साथ डू लगेगा। आई, यू, दे, डू लगता है इनके साथ, और ही, शी, इट इनके साथ डज लगता है प्रेजेंट में। यू डू नॉट फेल टू सरप्राइज मी। अगर यहां ही प्लेस की जगह ही प्लेड, ईडी लगा होता, ही प्लेड क्रिकेट, तो हमारा टेंस भी चेंज हो जाता। हम क्या लिखते? ही डिड नॉट फेल टू प्ले, ही डिड नॉट फेल टू प्ले क्रिकेट। रूल नंबर 3 को याद रखना बहुत आसान है। पॉजिटिव सेंटेंस में अगर ओनली या फिर अलोन यूज हुआ है
नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा नन बट। ओनली अ फूल विल से सो, सिर्फ एक बेवकूफ इंसान ही ये बात बोल सकता है। इसका नेगेटिव होगा नन बट अ फूल विल से सो। Only a millionaire can afford it. None but a millionaire can afford it. An educated man alone can change the society. Alone लिखा है यहाँ पे, तो none but an educated man can change the society. अगर only an educated man can change the society ये लिखा होता तो भी हम none but an educated man can change the society लिखते। अगर only का यूज ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा है, मतलब किसी इंसान के साथ नहीं, किसी चीज के साथ हो रहा है, तब हम नेगेटिव में nothing but लगाते हैं। वहां हम क्या लगा रहे थे, none but, यहाँ nothing but लगेगा। Only a table was there in the room. Nothing but a table was there in the room. ठीक है। He gave me only 100 rupee note. उसने मुझे सिर्फ एक 100 रुपए का नोट दिया. So he gave me nothing but 100 rupee note. रूल नंबर 5 बहुत कॉमन है, आपको पता होगा ये शायद। जब पॉजिटिव में एज सून एज का यूज होता है तो नेगेटिव में यूज होता है नो सूनर दैन। एज सून एज ही केम ही मेड ऑब्जेक्शंस। जैसे ही वो आया उसने ऑब्जेक्शंस देना शुरू कर दिया। तो इसका नेगेटिव क्या होगा, एज सून एज का नेगेटिव जब हम करते हैं तो नो सूनर यूज करते हैं। नो सूनर डिड ही कम देन ही मेड ऑब्जेक्शंस। डिड क्यों यूज हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये जो पॉजिटिव है सेंटेंस ये पास्ट में है, ही केम, इसीलिए यहां मैंने डिड लगाया है। एज सून एज ही सॉ मी, ये भी पास्ट में है सॉ। एज सून एज ही सॉ मी ही केम अप एंड स्पोक टू मी। नो सूनर डिड ही सी मी देन ही केम अप एंड स्पोक टू मी। रूल 6, जब पॉजिटिव सेंटेंस में बोथ रहता है, बोथ से शुरू हो रहा है पॉजिटिव सेंटेंस, तो उसे नेगेटिव करने के लिए हम यूज करते हैं नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो। जैसे कि बोथ राज एंड वीर आर गिल्टी, इसको नेगेटिव करना है हमें। दिख रहा है बोथ लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, नॉट ओनली राज बट ऑल्सो वीर। यहां आर नहीं लगेगा, वीर के बाद इज लगेगा, ये गलती मत करना, आर मत लगाना। नॉट ओनली राज बट ऑल्सो वीर इज गिल्टी। जब भी पॉजिटिव सेंटेंस में एवरीवन या एवरीबडी लगता है, उसे नेगेटिव करने के लिए हम नोबडी या नो वन लगाते हैं। साथ में एक ऑपोजिट वर्ड का भी यूज होता है, जैसे एवरीबडी विल एडमिट द ट्रूथ। एवरीबडी से शुरू हुआ है इसलिए इसका नेगेटिव शुरू होगा नोबडी से। नोबडी विल एडमिट का ऑपोजिट क्या है, डिनाई। नोबडी विल डिनाई द ट्रूथ। तो सब सच को स्वीकारेंगे, पॉजिटिव है। नेगेटिव में कोई भी सच को, डिनाई का हिंदी क्या होता है, अस्वीकार, शायद अस्वीकार नहीं सकता, मतलब नहीं अस्वीकारेगा, डिनाई नहीं करेगा कोई भी। एवरीवन वाज प्रेजेंट, एवरीवन का ऑपोजिट है नो वन। वाज, सब कोई प्रेजेंट था यानी कोई भी एब्सेंट नहीं था। एवरीवन वाज प्रेजेंट, नो वन वाज एब्सेंट। ही इज समटाइम्स फुलिश, इसका नेगेटिव क्या करेंगे हम, ही इज समटाइम्स फुलिश। ही इज समटाइम्स का ऑपोजिट होगा नॉट ऑलवेज। कभी कभी वो फुलिश होता है यानी हमेशा नहीं, कभी कभी। सो ही इज नॉट ऑलवेज इंटेलिजेंट, फुलिश का ऑपोजिट, या फिर स्मार्ट, सॉरी वाइज। इंटेलिजेंस का ऑपोजिट वाइज भी होता है। सो ही इज नॉट ऑलवेज वाइज, ही इज समटाइम्स फुलिश, ही इज नॉट ऑलवेज वाइज।
अब हम जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंसेस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है। इसके कुछ रूल्स है। असर्टिव सेंटेंस पहले तो होता क्या है, जो जिसमें हम कोई फैक्ट, कोई इंफॉर्मेशन, कोई स्टेटमेंट को शेयर करते हैं, उसे असर्टिव कहा जाता है। मतलब नॉर्मली कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, कोई फैक्ट बता रहे हैं। और इंटरोगेटिव तो हम सबको पता है, जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसको जब इंटरोगेटिव में किया जाता है तो पहले उसे नेगेटिव किया जाता है। मतलब अगर असर्टिव पॉजिटिव में है तो इंटरोगेटिव जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जैसे रूल नंबर 1, जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब रहता है असर्टिव में, उसे हम इंटरोगेटिव में नेगेटिव कर देते हैं। जैसे अगर असर्टिव में कैन है तो इंटरोगेटिव में कांट, असर्टिव में शैल, इंटरोगेटिव में शैल नॉट, एम, एंट, आर, आरंट, विल, वोंट, इज, इजंट। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये स्टार्टिंग में आ जाएगा जब हम असर्टिव को इंटरोगेटिव करेंगे। यानी शी इज माई फ्रेंड, ये असर्टिव है। मैंने एक इंफॉर्मेशन शेयर किया कि वो मेरी दोस्त है। इसको इंटरोगेटिव करने के लिए इसका हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में ले आऊंगी और उसे नेगेटिव कर दूंगी। इजंट, इज था इजंट, इजंट शी माई फ्रेंड, क्या वो मेरी दोस्त नहीं है। He was present, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। was शुरू में आ जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा। wasn't he present, टेंस सेम रहेगा। you can say, can't you say। रूल नंबर 1 में हमने देखा जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस था वो पॉजिटिव था। जब हमने उसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट किया, क्वेश्चन में कन्वर्ट किया, तो वो नेगेटिव हो गया। यहां हम देखेंगे जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो नेगेटिव है और उसे हम इंटरोगेटिव में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है। द कंप्यूटर इज नॉट वर्किंग, नेगेटिव है ये। अब हम शुरू करेंगे इज, हेल्पिंग वर्ब इज से। इज द कंप्यूटर वर्किंग। रूल नंबर 1 में डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो था वो पॉजिटिव था, इसीलिए हम इजंट से शुरू कर रहे थे। इजंट, वॉजंट, वेरेंट, आरंट। यहां ये नेगेटिव है, इसीलिए हम शुरू कर रहे हैं पॉजिटिव से। इज द कंप्यूटर वर्किंग। देयर आरंट एनी रेस्ट्रिक्शंस, सो आर देयर एनी रेस्ट्रिक्शंस। I shall not go to school, क्या होगा इसका इंटरोगेटिव? Shall I go to school? अगर कभी भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम खुद से लगा लेंगे जब उसे इंटरोगेटिव करेंगे। तो कोई हेल्पिंग वर्ब जब नहीं दिख रहा है सेंटेंस में, इज, एम, आर, वॉज, वर, कुछ भी नहीं है, तब हम खुद लगाएंगे। और वो हेल्पिंग वर्ब्स यूजुअली डोंट, डिडंट, डजंट होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्रेजेंट में है या पास्ट में है, सिंगुलर है या प्लूरल है, उस हिसाब से लगता है। सो ही प्लेड क्रिकेट, इसे हम इंटरोगेटिव कैसे करेंगे? ही प्लेड, हमें दिख रहा है ये पास्ट में है, इसीलिए डिडंट लगेगा। और डजंट, डिडंट, डोंट, इनके साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा यूज होता है। सो डिडंट ही प्ले क्रिकेट। शी लाइक्स आइसक्रीम, प्रेजेंट में है इसीलिए डजंट शी लाइक आइसक्रीम, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लाइक, आइसक्रीम। दे वेंट टू स्कूल, क्या होगा? दे के साथ क्या लगता है? और ये वेंट है यहाँ पे, सो पास्ट है, इसीलिए डिडंट। डिडंट दे गो, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब गो टू स्कूल। रूल 4, अगर डिक्लेरेटिव सेंटेंस में एवर है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम नेवर लगाएंगे। अगर नेवर है तो इंटरोगेटिव में एवर लगेगा। नथिंग है तो इंटरोगेटिव में एनीथिंग लगेगा। नो वन है तो एनी वन लगेगा। ओके, जैसे कि ही नेवर प्लेस क्रिकेट, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, इसलिए हमें डज लगाना है। डज ही
नेवर है तो एवर लग जाएगा, एवर प्ले क्रिकेट, क्योंकि डस से शुरू किया है इसलिए वर्ब का बेस फॉर्म आ जाएगा क्रिकेट। I have nothing to say. Do I have, मैंने अभी बता दिया था कि I, you, they के साथ do लगता है, he, she, it के साथ does लगता है, so do I have, nothing है तो anything, anything to say, I shall never forget him। यहाँ हमें helping verb दिख रहा है इसीलिए उसी से शुरू करेंगे, shall I ever forget him। रूल नंबर 5, अगर असर्टिव में nobody, no one या फिर none है तो इंटरोगेटिव में लग जाएगा क्या, क्या लग जाएगा, who। nobody could beat him, who could beat him। no one knows the truth, interrogative, who knows the truth। जब हम किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, कई बार हम बोलते हैं वाओ, या फिर बहुत दुख हो रहा है हमें तो हम बोलते हैं ओ नो, या फिर अलास, सो सैड। तो ये जो चीजें होती है ना, ये है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। तब यूज होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का, और वो एंड होता है एक्सक्लेमेशन मार्क से। यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे असर्टिव सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो यूजुअली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से शुरू होता है हाउ, या फिर व्हाट, या फिर वाओ, अलास। दुख हो रहा है तो अलास, जॉय हो रहा है तो हुर्रे, वाओ। तो ऐसे हम वर्ड्स बोलते हैं, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं। यहाँ भी हम वही करेंगे, द नाइट इज वेरी ब्यूटिफुल, नाइट जो है बहुत खूबसूरत है। तो हम शुरू करेंगे हाउ से, हाउ ब्यूटिफुल, हाउ ब्यूटिफुल द नाइट इज। ये तो बच्चों वाला है, ये बहुत इजी है, मुझे लगता है आप लोगों को ये आता होगा। इट इज अ वेरी डिलिशियस मील, हम बोल सकते हैं व्हाट अ डिलिशियस मील। इट इज वेरी स्टूपिड ऑफ मी, हाउ स्टूपिड ऑफ मी। डिग्री ऑफ कंपैरिजन से कुछ याद आता है, स्ट्रॉन्ग, फिर क्या आता है सबको बताइए, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। सो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, या ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। कुछ होते हैं जिनका थोड़ा अलग होता है, मतलब इरेगुलर कंपैरिजन, गुड, गुडर नहीं होता है, बेटर, बेस्ट। बैड, बैडर नहीं होता है, वर्स, वर्स्ट, राइट। तो ये है बेसिकली डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इसे हम कैसे करते हैं, बस एक दो एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी, ऐसे क्वेश्चंस जो कि ज्यादातर आते हैं एग्जाम में, और उसका फॉर्मेट क्या होता है, बस इतना बताऊंगी। उसके बाद हम चलेंगे एक्टिव और पैसिव में। अगर मैं कहूँ कि मुंबई इज द रिचेस्ट सिटी इन इंडिया, मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा रिच सिटी क्या है, मुंबई है, इसका मतलब। इसका पॉजिटिव और कंपैरेटिव कैसे करेंगे, पॉजिटिव का फॉर्मेट है नो अदर, नो अदर से शुरू होगा पॉजिटिव, नो अदर सिटी इन इंडिया, इंडिया में कोई भी दूसरा सिटी मुंबई जितना रिच नहीं है। नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज रिच एज मुंबई। फॉर्मेट प्रैक्टिस करो, उससे बहुत जल्दी कर पाओगे। अच्छा, इसके बाद कंपैरेटिव, मुंबई is richer than any other city, any other यहां मस्ट है लिखना, in India, किसी भी दूसरे सिटी से ज्यादा रिच है मुंबई। ओके, सो ये नो अदर और यहां एनी अदर याद रखना है। अगर मैं कहती कि मुंबई इज वन ऑफ द, यही पे कंफ्यूजन होता है लोगों को,
मुंबई इज द रिचेस्ट कहाँ, यहाँ पे बोल रही हूँ रिचेस्ट में से एक है। मुंबई इज वन ऑफ द richest cities in इंडिया। जितनी भी रिचेस्ट सिटीज हैं उनमें से एक मुंबई है। अब यहां पूरा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। वेरी फ्यू से शुरू होगा। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज रिच एज मुंबई। कंपैरेटिव के लिए मुंबई इज रिचर देन, यहां पे एनी अदर था, यहां पे लिखेंगे मोस्ट अदर सिटीज इन इंडिया। मतलब भी समझ में आना चाहिए। वहां पे बोल रही थी कि मुंबई सबसे ज्यादा रिच है, यहाँ पे रिचेस्ट में से एक है, इसीलिए वेरी फ्यू, बहुत ही कम सिटीज इंडिया में ऐसे हैं जो कि मुंबई जितने रिच है, लेकिन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ वन ऑफ द हो गया है। मुंबई इज रिचर देन मोस्ट अदर, मतलब मुंबई ज्यादातर सिटीज से ज्यादा रिच है, इसका मतलब। तो ये फॉर्मेट याद रखना है। जैसे अगर मैं कहूं कि राहुल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास, तब हम कहेंगे नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज स्ट्रॉन्ग एज राहुल। कोई भी लड़का क्लास में राहुल जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। या फिर राहुल इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, क्लास में राहुल किसी भी दूसरे लड़के से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एनी अदर बोलना जरूरी है, अदर नहीं बोलोगे तो वो गलत हो जाएगा। एनी बॉय मत बोलना, एनी अदर बॉय। वैसे ही अगर मैं कहूँ राहुल इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉयज इन द क्लास, तब मैं कहूंगी वेरी फ्यू बॉयज इन द क्लास आर एज स्ट्रॉन्ग एज राहुल। राहुल इज स्ट्रॉन्गर देन मोस्ट अदर बॉयज इन द क्लास। ये फॉर्मेट हमेशा याद रख के ही डिग्री ऑफ कंपैरिजन में सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है। Active passive voice. Active voice, subject is the doer of the action. Passive voice, when something is done to the subject. Active voice, subject is at the beginning of the sentence. Passive voice, subject is at the end. Passive voice में हम हमेशा past participle form of the verb का use करते हैं। Eaten, spoken, written, gone. Along with helping verb is, am, are, was, were. Okay. Simple present tense में active voice, subject, verb, object. प्रिया loves Tom. पैसिव वॉइस, टॉम शुरुआत में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ जाता है पैसिव वॉइस में, सो टॉम। उसके साथ आएगा इज, एम या आर। क्यों? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है हमारा सेंटेंस, लव्स दिख रहा है, इसीलिए इज, एम या फिर आर, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, प्लूरल है, सिंगुलर है, क्या है। यहाँ हमें दिख रहा है सब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट जो है टॉम, ऑब्जेक्ट जो है टॉम वो हमारा सिंगुलर, इसीलिए टॉम इज लव्ड बाय प्रिया। लव्ड क्यों? क्योंकि V3 फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। टॉम इज लव्ड बाय प्रिया। सिंपल पास्ट में सब कुछ सेम है, एक्टिव वॉइस में सिर्फ वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में रहेगा, क्योंकि ये सिंपल पास्ट सेंटेंस है, इसीलिए। द गार्ड ओपन द गेट। अब हम इसको पैसिव कैसे करेंगे? पैसिव में हमें पता है हमेशा जो है ऑब्जेक्ट शुरुआत में आता है, तो गेट स्टार्टिंग में आ जाएगा, द गेट, और सब्जेक्ट जो है वो एंड में रहता है, इसीलिए बाय द गार्ड। ठीक है, ये हम पहले ही कर लेते हैं, बीच का बाद में देखेंगे, बीच का ही चेंज होता है। द गेट पास्ट में था इसीलिए वॉज, सिंगुलर है, गेट एक है इसलिए वॉज। अगर बहुत सारे होते तो वेर यूज करते हम। द गेट वॉज ओपेंड, ओपेंड ओपेंड ही रहेगा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। द गेट वॉज ओपेंड बाय द गार्ड। सिंपल फ्यूचर टेंस में एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मेट है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, जैसे कि आई विल कॉल यू लेटर। अब पैसिव में क्या होगा? हमें पता है पैसिव में ऑब्जेक्ट हमेशा पहले आ जाता है, सो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? यू। यू को पहले लिख लेंगे। बाई सब्जेक्ट लास्ट में रहता है, सो बाई मी, सब्जेक्ट क्या था? आई, वो हो जाएगा मी। अब बीच का देखेंगे, यू विल कॉल था, सो विल बी कॉल्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा, V3 फॉर्म। यू विल बी कॉल्ड बाय मी लेटर, लेटर था इसीलिए लेटर को भी ऐड कर देंगे, यू विल बी कॉल्ड बाय मी लेटर। ये है सिंपल फ्यूचर। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है?
सब्जेक्ट प्लस इज या फिर आर, क्योंकि प्रेजेंट है और कंटिन्यूअस है इसीलिए आईएनजी वर्ब लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। शी इज हेल्पिंग द वुंडेड मैन। इसका पैसिव क्या होगा? ये एक्टिव है। पैसिव में हम पहले क्या लिखते हैं? हमेशा ऑब्जेक्ट पहले आएगा, द वुंडेड मैन, द वुंडेड मैन, और लास्ट में आएगा सब्जेक्ट बाय हर। बीच का क्या होगा? इज हेल्पिंग था, इज ही रहेगा क्योंकि टेंस चेंज नहीं होता। बीइंग हेल्प्ड, बीइंग हेल्प यहां पे क्या है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, V3 फॉर्म, साथ में जुड़ जाएगा बीइंग। द वुंडेड मैन इज बीइंग हेल्प्ड बाय हर। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें सिर्फ एक चीज डिफरेंट होगा, वो है वर्ब। वर्ब यहाँ पे क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, शी वॉज, पहले था शी इज हेल्पिंग द वुंडेड मैन, यहाँ है शी वॉज हेल्पिंग, पास्ट में हो रहा था काम। द वुंडेड मैन वॉज बीइंग, ये भी चेंज हो जाएगा, इज बीइंग की जगह वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय हर। प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, एंड V3 फॉर्म ऑफ द वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ये है एक्टिव वॉइस। जैसे कि शी हैज फिनिश्ड द वर्क, शी की जगह अगर दे होता तो हम कहते कि दे हैव, प्लूरल में हैव होता है, या फिर आई यू होता तो हैव, बट शी है इसीलिए क्या है? हैज, शी हैज फिनिश्ड द वर्क। तो इसका पैसिव क्या होगा? ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा द वर्क, लास्ट में आ जाएगा बाय, सब्जेक्ट बाय हर। हैज है तो हैज ही रहेगा, टेंस चेंज नहीं होता है। द वर्क हैज बीन लग जाएगा, हैज बीन फिनिश्ड। V3 तो V3 ही रहता है हमेशा पैसिव में। द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हर। ये है प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट अगर हो तो सिर्फ वर्ब चेंज हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट हैव की जगह लग जाएगा, क्या लगेगा? हैड। शी हैड फिनिश्ड द वर्क, शी हैड, या फिर दे हैड फिनिश्ड द वर्क। पास्ट परफेक्ट। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, द वर्क had been finished by her.